नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे प्राचीन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत स्थानीय राजवंशों को। ठीक है, छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंशों को आज हम लोग को देखना है। ठीक, हम लोग राष्ट्रीय राजवंश को कंप्लीट कर चुके हैं, पाषाण काल कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग को देखना है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत स्थानीय राजवंशों को। ओके, तो चलिए देखते हैं स्थानीय राजवंश। स्थानीय राजवंश के अंतर्गत देखोगे तो छत्तीसगढ़ में दो क्षेत्र आएंगे। एक तो आपका दक्षिण कोसल वाला है ना, दक्षिण कोसल वाला, दक्षिण कोसल का क्षेत्र, और दूसरा देखोगे तो ये नीचे वाला आपका बस्तर संभाग वाला, तो बस्तर क्षेत्र। ठीक है, बस्तर क्षेत्र। एक तो ये वाला क्षेत्र देखने मिलेगा और ये एक आपको मिलेगा ये ऊपर वाला। ठीक है, ये ऊपर देखने मिलेगा। ठीक है, जिसे दक्षिण कोसल कहेंगे और इसको बोलेंगे आपका बस्तर, बस्तर का क्षेत्र। ठीक है, तो इसी में देखोगे, देखिए दक्षिण कोसल का जो क्षेत्र है इसमें सबसे प्रथम आपका स्थानीय राजवंश राजर्षि तुल्य कुलवंश, राजर्षि तुल्य कुलवंश। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद देखोगे तो हम लोग देखेंगे पर्वत द्वारक वंश, पर्वत द्वारक वंश। ठीक है, पर्वत द्वारक वंश। इसके बाद देखेंगे हम लोग सरबपुरी वंश, सरबपुरी वंश। ओके, सरबपुरी वंश। इसके बाद देखेंगे हम लोग तो एक छोटा सा है शैल वंश। ओके, शैल वंश। सरबपुरी वंश के बाद शैल वंश, और शैल वंश के बाद देखोगे तो एक हम लोग देखेंगे इसके बाद सोमवंश। ठीक है, कौन सा वंश? सोमवंश। सोमवंश या पांडुवंश। तो इसके चार शाखा हैं, सोमवंश के चार शाखा। ठीक, सोमवंश के चार शाखा। एक तो मैकल रीजन में, मैकल के सोमवंश, सॉरी, एक आपका मैकल रीजन, मैकल रीजन में मैकल का सोमवंश। दूसरा देखेंगे तो सिरपुर, सिरपुर का पांडुवंश। तीसरा देखेंगे तो कलिंग, कलिंग ये उड़ीसा वाला क्षेत्र। ठीक है, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र कलिंग, कलिंग ये कलिंग के सोमवंश या कलिंग के सोमवंश, इसको याद रख लेना। और चौथा देखेंगे, चौथा तो हमको जानना है कांकेर, कांकेर। ठीक है, कांकेर के सोमवंश। सोमवंश के चार शाखा, एक मैकल रीजन में, दूसरा देखोगे तो सिरपुर, सिरपुर, ओके ये सिरपुर रीजन में, तीसरा देखोगे तो ये कलिंग, और चौथा आपका कांकेर, कांकेर, कांकेर हमारा कांकेर। ये चार, सिरपुर, मैकल, कांकेर और कलिंग, इसको याद रख लेना सोमवंश। ये सिरपुर का सोमवंश फेमस है क्योंकि इसी सोमवंश को हम लोग पांडुवंश के नाम से जानेंगे, पांडुवंश के नाम से। ओके, पांडुवंश के नाम से, इसको याद रख लेना। तो ये पांडुवंश। इसके बाद लास्ट में देखोगे तो बाणवंश, बाणवंश, बाणवंश इसी दक्षिण कोसल में शासन करेगा, बाणवंश, इसको याद रख लेना। फनी नागवंश ये भी इसी यही दक्षिण कोसल में शासन करेगा। इसके बाद बस्तर में देखोगे तो बस्तर में याद रखिए, बस्तर में मेन रूप से तीन, एक तो नल डायनेस्टी, नलवंश, नलवंश ये पुष्करी, कोंडागांव ये जानते हो ना, नलवाड़ी ग्राम, पुष्करी, भोपालपट्टनम ये जानते हो ना, यहाँ पर नल डायनेस्टी, नल डायनेस्टी को याद रख लेना है। दूसरा देखोगे तो छिंदक नागवंश,
छिंदक नागवंश, ओके, छिंदक नागवंश, ठीक है। और तीसरा काकतीय डायनेस्टी, काकतीय, ये तीनों देखोगे तो कहाँ, तो बस्तर रीजन में। नल डायनेस्टी को हम लोग पढ़ चुके हैं, नल को पढ़े हैं ना, नल पढ़ चुके हैं हम लोग, नल डायनेस्टी कंप्लीट, ओके, नल को पढ़ चुके हैं। छिंदक नागवंश को पढ़ना है, काकतीय पढ़ना है। इसी समय आपका कौन सा, कलचुरी, इसको भी हम लोग को देखना है, कलचुरी मध्यकालीन इतिहास में। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो राजर्षि तुल्य कुलवंश, फिर पर्वत द्वारक वंश, फिर आपका देखोगे सरबपुरी वंश। ये तीनों वंश को हम लोग आज देखेंगे, ये आज क्यों, क्योंकि ये तीनों समकालीन भी हैं, तीनों समकालीन डायनेस्टी हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, इस कारण इन तीनों को आज हम लोग देखेंगे। इसको स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट देख लो, है ना, एक छोटा सा अनाउंसमेंट सुन लो। कल ही अब आप लोग देखे होंगे नोटिफिकेशन में, तो एडीओ का नोटिफिकेशन आ गया व्यापम द्वारा, है ना, एडीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। और इस एडीओ में देखोगे तो पीजीडीआरडी का इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है, 15 नंबर का बोनस, है ना, 85 में 100 मार्क्स का सिलेबस बनाया गया है, जिसमें इंडियन जीएस है, छत्तीसगढ़ जीएस है, और 50 नंबर आजीविका ग्रामीण विकास और पंचायती राज है, और हिंदी 10 नंबर है। इतना का सिलेबस बना दिया गया है ना। 15 जून को क्या है, परीक्षा है, फॉर्म डाल सकते हो अब, 7 तारीख कल से ही स्टार्ट हो चुका है, अब फॉर्म डाल सकते हो, ओके। इसके लिए टेस्ट सीरीज और कोर्स और बुक तीनों यहाँ अवेलेबल है ना। तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसको ले लो। दूसरा एडीआई का भी बैच हम लोग चला रहे हैं ऑनलाइन में, ठीक है, एडीआई का टेस्ट सीरीज भी आने वाला है, इसको लेना चाहते हो तो इसको आप ले सकते हो। समग्र बैच है जिसमें हम लोग सारे व्यापम के सिलेबस को कवर करेंगे, व्यापम के सारे जो भी बैच आएंगे उस सब बैच के सिलेबस को हम लोग इसमें कवर करेंगे। सेपरेट रूप से छत्तीसगढ़ पढ़ाया जा रहा है ना, सेपरेट रूप से, इसको भी जानना है, यूट्यूब में भी ये चल रहा है, शिक्षक भर्ती का, पीएससी का। इसके अलावा एक नया बैच आने वाला है जल्द ही, आबकारी आरक्षक का, ये इंपॉर्टेंट बैच है ना, आबकारी आरक्षक। तो किसी भी बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, ये कॉल कर लो इस नंबर पर, या प्ले स्टोर में जाइए, सीजीपीएससी नॉलेज का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या गोल चौक रायपुर में हमारा ब्रांच है, यहाँ पर विजिट करके इंक्वायरी करके आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, अवेलेबल है यहाँ, एडीआई का और एडीओ दोनों का, तो आप किसी को भी ले सकते हो, ओके। बुक एडीओ का यहाँ पर से खरीद सकते हो, बुक डिपो से भी आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो जो भी करना चाहते हो जल्दी कर लो क्योंकि समय कम है ना। फॉर्म डाल लीजिए, कोई भी आप एडीआई कर रहे हो तैयारी, एडीओ कर रहे हो, या आबकारी आरक्षक करना चाहते हो, या और कोई भी प्रयोगशाला परिचारक है उसका भी बैच यहाँ पर चल रहा है, किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारे यहाँ सभी बैच चल रहे हैं अभी, ओके। तो नंबर पर कॉल करिए या एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए। आप YouTube को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, सीजीपीएससी नॉलेज के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, इम्पोर्टेंट आपके जो भी न्यूज़ हैं वो आपको मिलता रहे, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट था। अब फिर से हमारे सिलेबस पे आ जाते हैं, ठीक, चलो सिलेबस पर आ जाते हैं। तो हम लोग ने क्या देखा, यहाँ पर देख लिए हम लोग बस्तर के डायनेस्टी, और यहाँ पर दक्षिण कौशल के स्थानीय डायनेस्टी, इन सबको हम लोग को देखना है, ओके। इसी में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है राजर्षि तुल्य कुल वंश, राजर्षि तुल्य कुल वंश, ओके, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे शैल वंश,
5वीं सदी के समय है। फिर हम लोग देखेंगे सरबपुरी वंश, बहुत इंपॉर्टेंट है सरबपुरी वंश, है ना, देवरानी जेठानी मंदिर, ताला गांव, सरबपुरी वंश। इन तीनों को आज देखेंगे क्योंकि ये तीनों भी देखोगे तो एक प्रकार से समकालीन है, ठीक, समकालीन है, ठीक है, लगभग लगभग है, इस कारण मैं ये तीनों को आज कंप्लीट करूंगा सीक्वेंस से। छत्तीसगढ़ का पहला स्थानीय राजवंश पूछा जाए तो आपको लेना है राजर्षि तुल्य कुलवंश, राजर्षि तुल्य कुलवंश, इतना लंबा नाम है, ठीक, राजर्षि तुल्य कुलवंश प्रथम स्थानीय राजवंश, याद कर लेना भाई, कोई दिक्कत, समझते चलना है, ठीक है, प्रथम स्थानीय राजवंश। तो इसको हम लोग अभी शुरू करते हैं, ठीक, चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ का मैप बनाना आया कि नहीं? छत्तीसगढ़ का मैप बनाना आया कि नहीं सबको? बताइए, छत्तीसगढ़ का मैप आना चाहिए सबको, है ना, ठीक है, चलिए शुरू करें। स्थानीय राजवंश पहले हम लोग देखेंगे तो राजर्षि तुल्य कुलवंश, राजर्षि तुल्य वंश, ओके, राजर्षि तुल्य वंश देखोगे तो कौन से समय में, तो ये आपका 4वीं से 6वीं सदी में, ओके, 4वीं से 6वीं सदी। और ये 4वीं से 6वीं सदी का उल्लेख कहाँ पर है, तो उल्लेख आपको पता चलता है गुप्तों की अधीनता से, मतलब गुप्त संवत से, है ना, गुप्त संवत से, इसको जान लेना। गुप्त संवत में इनके शासन काल का उल्लेख है। इस वंश के अंतिम शासक भीमसेन द्वितीय, और भीमसेन द्वितीय के एक ताम्रपत्र हैं, याद रख लेना, ठीक है, आरंग ताम्रपत्र, और आरंग ताम्रपत्र में 182 या 282, अच्छे से पहचान नहीं आ रहा है इस कारण 182 है कि 282 कंफ्यूजन, लेकिन माना जाता है 282, 282 गुप्त संवत, ओके, गुप्त संवत का उल्लेख है। और गुप्त संवत में, है ना, इसी में आपका पता चलता है कि ये 4वीं से 6वीं सदी को शो कर रहा है। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि इस वंश के लोग गुप्तों की अधीनता स्वीकार किए थे, गुप्तों की अधीनता स्वीकार करते हैं, ये भी पता चलता है, ठीक है, याद करते चलना। 4वीं से 6वीं सदी शासन आपका इस समय का शासन काल है, उल्लेख है गुप्त संवत से, और गुप्त संवत उल्लेख किसमें है, तो आरंग ताम्रपत्र। आरंग ताम्रपत्र किसका है मैं बताऊंगा, आरंग ताम्रपत्र, ओके, आरंग ताम्रपत्र देखोगे तो ये है भीमसेन द्वितीय का, भीमसेन द्वितीय का है, इसको जान लेना। आरंग ताम्रपत्र में इसका उल्लेख गुप्त संवत, और उसमें 282 गुप्त संवत लिखा है, जो गुप्तों की अधीनता को भी बताता है। साथ ही साथ ये 4वीं से 6वीं सदी में राजर्षि तुल्य वंश कहाँ पर, तो आरंग में, ये है आरंग, रायपुर आरंग, आरंग में इसका शासन था, ये पता चलता है, ओके, याद करते चलना। 4वीं से 6वीं सदी आरंग, गुप्त संवत 282, गुप्तों की अधीनता, उल्लेख आरंग ताम्रपत्र, किसका, भीमसेन द्वितीय का, ओके, इतना जान लेना। इसके अलावा देखोगे तो इसके अलावा ये लोग, है ना, उपाधि धारण करते थे, उपाधि, और इनकी उपाधि थी राजयोगी का, राजयोगी का, ठीक है, ये अपने आप को महाराज भी बोलते थे, महाराज बोलते थे, ठीक है,
तो इनको राजयोगी या महाराज इसको जानना है। साथ ही साथ इस वंश का अन्य नाम देखोगे, अन्य नाम तो अन्य नाम है सूरा वंश। ओके, सूरा वंश, सूरा डायनेस्टी के लोग हैं ये। सूरा वंश इसको जान लेना है। उपाधि राजयोगी या महाराज किस क्षेत्र में, तो आरंग क्षेत्र में इसको जानना है। और साथ ही साथ ये लोग, ठीक है, ये लोग वैष्णव धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को, इसको भी जानना है। और इसके प्रमुख शासकों को भी जानना है। प्रमुख शासक, और प्रमुख शासक को मैं याद कैसे कराऊंगा, तो देखो प्रमुख शासक में एक ट्रिक है, शुद्ध वी भिद भी, सुदवी भिद भी, सु से सूरा सूरा, द से दैत, और दैत पहली बार आया तो दैत प्रथम, वी से विभीषण, वी से विभीषण, और फिर भी से, ये वी है वाह वाह, और ये भी है तो भीमसेन प्रथम, भीमसेन प्रथम, भीमसेन पहली बार आया ना, भीमसेन प्रथम। द से दैत, दैत दूसरा बार आए तो द्वितीय, और ये आपका भी फिर से आता है, ये देख लेना है भीमसेन द्वितीय, ठीक है। सुदवी भिद भी, सुदवी भिद भी याद रख लें, सुदवी भिद भी, सूरा दैत प्रथम विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत द्वितीय, भीमसेन द्वितीय, ये आपके शासक हो गए इस वंश के, है ना, इस वंश के शासक हो गए। सुदवी भिद भी, ये भीमसेन द्वितीय, भीमसेन द्वितीय, इसी भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र है, आरंग ताम्रपत्र, और इसी आरंग ताम्रपत्र में गुप्त संवत का उल्लेख है। साथ ही साथ देखोगे तो इसी आरंग ताम्रपत्र में शासकों के बारे में जानकारी है, शासकों के बारे में जानकारी है ना। शासकों की जानकारी कहां से मिली, आरंग ताम्रपत्र से। साथ ही साथ देखोगे इसी आरंग ताम्रपत्र से, आरंग ताम्रपत्र से दान देने का बात पता चला है। इस समय गांव दान दिया गया था, है ना। हरि स्वामी और बप्प स्वामी, हरि स्वामी और बप्प स्वामी को भट्टपल्ली नामक ग्राम दिया गया था दान में। हरि स्वामी और बप्प स्वामी को भट्टपल्ली नामक गांव दान में दिया गया था, इसका भी उल्लेख है, याद रहेगा, इसका भी उल्लेख है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताइए। दान, दान किसका दान, गांव का दान, ग्राम दान, किसको, तो हरि स्वामी और बप्प स्वामी को गांव दान दिया गया था। गांव का नाम है भट्टपल्ली। तो गांव दान देने का उल्लेख, शासकों की जानकारी, आरंग ताम्रपत्र से गुप्तों की अधीनता, साथ ही साथ उपाधि राजयोगी, वैष्णव धर्म, आरंग, अन्य सूरावंश, इसको जान लेना है। गुप्त संवत चौथी से छठवीं, शासकों का क्रम जानना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक चीज खारवेल को जानना है। देखिए ये खारवेल के बारे में जानना है। खारवेल देखोगे तो ये उड़ीसा क्षेत्र में है ना, खारवेल, ये खारवेल देखोगे तो उड़ीसा क्षेत्र में खारवेल शासन कर रहे थे। और खारवेल का एक अभिलेख है हाथी गुम्पा अभिलेख, और हाथी गुम्पा अभिलेख में क्या उल्लेख है, राजर्षि तुल्य कुल विंसृत, है ना, राजर्षि कुल विंसृत,
राजर्षि कुल विंसृत का उल्लेख है और इससे पता चलता है कि खारवेल भी इसी वंश के थे। ये हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। तो खारवेल के बारे में जानना है। ओके, राजर्षि कुल विंसृत इसका उल्लेख किसमें है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित अभिलेख है। इस कारण माना जाता है कि खारवेल भी इसी वंश के हैं या इसी वंश का संबंध आरंग के राजर्षि कुल वंश से आपको देखने मिलेगा। ओके, तो ये है राजर्षि तुल्य वंश। इतना आप लोग को जानना है। दान को जानना, शासकों का जानकारी मेन है इसमें। आरंग, ताम्रपत्र, सूरा संस्थापक, दैत्य प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्य द्वितीय, भीमसेन द्वितीय, इतना को जानना है। कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा क्या, राजर्षि। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम लोग पर्वत द्वारक वंश। पर्वत द्वारक वंश कहने का मतलब है, नाम से ही देख लो, ये लोग पर्वत दान करते थे, है ना, पर्वत दान। ओके, पर्वत दान करते थे। कौन से समय में? तो ये 5वीं सदी की बात है। 5वीं सदी की बात है। क्या करते थे? पर्वत दान करते थे। अब पर्वत दान क्या होता है? मतलब राजाओं द्वारा या किसी के द्वारा एक ऐसा दान जिसमें अपनी किसी भी चीज को, धान जायदाद, मतलब धान चावल, है ना, जेवर ज्वेलरी, किसी भी चीज को आप दान कर सकते हो। ठीक है, उसको कोई भी उठा के ले जा सकता है। इसे पर्वत दान कहते हैं। इसी के नाम से पड़ा है पर्वत द्वारक वंश। ये कहाँ पर है? तो ये गरियाबंद का देवभोग क्षेत्र, गरियाबंद का देवभोग क्षेत्र, गरियाबंद, यहाँ पर ये पर्वत द्वारक वंश शासन करेंगे 5वीं सदी में। इस शासन काल में प्रमुख शासक हुए सोमन्नराज। सोमन्नराज और दूसरे शासक हुए तुष्टिकर। सोमन्नराज और तुष्टिकर। सोमन्नराज को जानना है और तुष्टिराज को जानना है, तुष्टिकर को। ठीक है, तो सोमन्नराज क्या देगा? दान देगा। ये देवभोग का दान करता है, देवभोग। ओके, देवभोग का दान करेगा। और तुष्टिकर का एक ताम्रपत्र मिला है, 13 सिंघा ताम्रपत्र। 13 सिंघा ताम्रपत्र, इसको याद रख लेना। ठीक है, 13 सिंघा ताम्रपत्र से पता चलता है कि इनकी राजधानी तारंभक थी, तारंभक। ओके, साथ ही साथ ये जानना है कि ये लोग स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे, स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। ओके, किनकी उपासना करते थे? स्तंभेश्वरी देवी के। कोई दिक्कत? स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। कौन से क्षेत्र में शासन किए? तो देवभोग। कौन से समय में? 5वीं सदी में। शासक देखोगे तो सोमन्नराज और तुष्टिकर। सोमन्नराज ने देवभोग क्षेत्र को दान में दे दिया, है ना, और तुष्टिकर का 13 सिंघा ताम्रपत्र को जानना है। कोई दिक्कत? तो ये हो गया पर्वत द्वारक वंश। छोटा सा वंश है, इसको याद रख लेना। ओके, इसके बाद हम लोग को देखना है आज का इंपॉर्टेंट सरभपुरी वंश। सरभपुरी वंश इंपॉर्टेंट है, सरभपुरी वंश। चलिए शुरू करें। याद हो रहा है ना? राजर्षि तुल्य कुल वंश, पर्वत द्वारक वंश, याद रहेगा। राजर्षि तुल्य कुल वंश में कुछ नहीं है। भीमसेन द्वितीय को याद रखो, आरंग ताम्रपत्र को याद रखो, शासकों के बारे में जानकारी देगा, गुप्त संवत के बारे में जानकारी देगा,
आपके दान वाला बात बताएगा। ठीक है, हो गया। पहला छत्तीसगढ़ का स्थानीय राजवंश है ना। राजयोगी, महाराज, गुप्तों की अधीनता, आरंग ताम्रपत्र, हो तो गया। सुधवी विधि, पर्वत द्वारक, सोमन्न राज, तुष्टिकर। सोमन्न राज क्या करेगा? दान देगा। किसका? देवभोग का, देवभोग क्षेत्र का दान करेगा। तुष्टिकर, उसका ताम्रपत्र मिला है, 13 सिंघा ताम्रपत्र, स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। हो गया। खारवेल को उसमें जानना। इसमें अब हम लोग देखेंगे सरबपुरी वंश। सरबपुरी वंश तो ये सारंगढ़ वाला क्षेत्र, देखो इनका क्षेत्र देखोगे तो प्रसन्नपुर, मल्हार ये वाला है, रायगढ़, बिलासपुर, सारंगढ़, सिरपुर, ये क्षेत्र में देखोगे तो इनका विस्तार था और ये सब इनकी राजधानी रही है। सरबपुर, देखिए सरबपुर देखोगे तो एक राजा का नाम है सरभराज, सरभराज है ना। सरभराज देखोगे तो वकाटक वंश के शासक प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन प्रथम के यहाँ सरभराज पहले सामंत थे, सामंत। और जब ये सामंत थे तो बाद में ये सरभराज इन्हीं के नाम पर सरबपुरी वंश की स्थापना करते हैं। कौन से क्षेत्र में? तो प्रसन्नपुर, बिलासपुर, रायगढ़, श्रीपुर, सारंगढ़ और ये महासमुंद वाला, इसी क्षेत्र में ये सरबपुरी वंश की स्थापना करेंगे। ओके, इतना हो गया। कब करेंगे तो आपको जानना है। कब? तो 6वीं सदी में, है ना। 5वीं 6वीं सदी में ये सरबपुरी वंश की स्थापना करेंगे। लिख देता हूं 5वीं 6वीं सदी में। ओके, कब? 5वीं 6वीं सदी में, याद करते चलना। 5वीं 6वीं सदी में सरभराज सरबपुरी वंश की स्थापना करेंगे। कौन से क्षेत्र में, ये आप जान गए। अब इसी में देखोगे तो इस वंश को कहा जाता था अमरज कुल, अमरज कुल या इसी को अमरार्य कुल भी कहा जाता है। अमरज कुल या अमरार्य कुल। राजधानी आप देख ही चुके, राजधानी को जानना है। सारंगढ़ क्षेत्र, सारंगढ़, सरबपुर, है ना, सरबपुर, प्रसन्नपुर, मल्हार। ओके, ये सब राजधानी में आ जाएगा। अमरज कुल अमरार्य कुल कहलाएगा। सारंगढ़, सरबपुर, प्रसन्नपुर। 5वीं से 6वीं सदी। सरभराज सामंत किसका था? तो प्रवरसेन प्रथम का, प्रवरसेन प्रथम का। ये किसका सामंत था? प्रवरसेन प्रथम। इसको जान लेना। इतना याद हुआ? ठीक है, याद हुआ इतना। इसके बाद देखो, अब हम लोग को देखना है इसके शासकों के नाम। ठीक है, शासकों के नाम देखना है ना। शासकों के नाम देख लो। इसी में और कुछ कुछ चीज को यहीं बता दूं, फिर प्रमुख शासक। ये लोग गजलक्ष्मी को मानते थे और गजलक्ष्मी, लक्ष्मी जी आई मतलब आप समझ जाओ ये लोग वैष्णव धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे, है ना, वैष्णव धर्म। इसको भी याद रख लेना, गजलक्ष्मी याद रख लेना। ठीक है, तो ये हो गया। इसी में देखोगे तो भानुगुप्त, गुप्त डायनेस्टी के शासक भानुगुप्त, और भानुगुप्त का जो ताम्रपत्र मिला है उसमें देखोगे तो सरभराज का उल्लेख है। किसका उल्लेख? सरभराज का उल्लेख। और यही सरभराज देखोगे तो सरबपुरी वंश के सरभराज हैं। भानुगुप्त का ताम्रपत्र में सरभराज का उल्लेख याद रख लेना। ठीक है, भानुगुप्त का ताम्रपत्र। ठीक, कौन सा?
एरन 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 जानते हो ना, एरन एरन अभिलेख है ताम्रपत्र, कहीं कहीं ताम्रपत्र अभिलेख एक जैसा बोल डालता हूँ। ये एरन अभिलेख है, एरन अभिलेख 510 में मिला था। इसी में उल्लेख है ये सरब राज का। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं इनके शासकों का क्रम। शासक को कैसे जोरदार तरीके से हम लोग याद करेंगे। देखो, सनम के प्रसन्न मात्र से, ठीक है, सनम के प्रसन्न मात्र से ही जय सुदेव दुर्ग सुदेव होने लगा। याद रहेगा, क्रम इससे पता चलेगा। फिर P1 P2 याद रहेगा। सनम, सनम याद कर लो अपने अपने सनम को, ठीक है। सनम के प्रसन्न मात्र से ही, उनके खुश होने से ही जय सुदेव दुर्ग सुदेव होने लगा, है ना। सुदेव जी नाम है तो जय सुदेव दुर्ग सुदेव, जय जयकारा, ठीक है। तो इसको याद रख लो, अपने अपने सनम को याद करो। सनम के प्रसन्न मात्र से ही जय सुदेव दुर्ग सुदेव होने लगा। ये साइलेंट है ना, एक मिनट, सॉरी। चलो, सनम के प्रसन्न मात्र से ही जय सुदेव दुर्ग सुदेव होने लगा। चलिए देखते हैं अब विस्तार इसका। देखो, सरबराज, ना से देखोगे तो नरेंद्र, मां से देखोगे तो महेंद्रादित्य, ओके। के से देखोगे तो क्रमादित्य, क्रमादित्य। सनम के प्रसन्न मात्र से देखोगे तो ये प्रसन्न मात्र ही याद रख लेना। से ही साइलेंट रहेगा, से ही साइलेंट रहेगा। जय से देखोगे तो जयराज, सुदेव से देखोगे तो सुदेवराज, दुर्ग से देखोगे तो दुर्गराज, मैं इसको मिटाऊंगा ना। फिर सुदेव से देखोगे तो सुदेवराज द्वितीय, ओके। होने लगा, ये तो साइलेंट वाला चीज है। इतना हुआ। सरबराज, नरेंद्र राज, महेंद्रादित्य, क्रमादित्य, प्रसन्नमात्र, जयराज, सुदेवराज, दुर्गराज, सुदेव द्वितीय। इसके बाद देखोगे तो लास्ट में प्रवरराज प्रथम और इसका पुत्र प्रवरराज द्वितीय। ये प्रवरराज द्वितीय देखोगे तो इस वंश के अंतिम शासक, कोई दिक्कत? अंतिम शासक के रूप में प्रवरराज द्वितीय को। सनम के प्रसन्न मात्र से ही जय सुदेव दुर्ग सुदेव होने लगा। ये सरबराज देखोगे तो क्या है? संस्थापक, इस वंश के संस्थापक। इंपॉर्टेंट है नरेंद्र राज, सरबराज, नरेंद्र राज, फिर प्रसन्न मात्र, जयराज, सुदेवराज, दुर्गराज, सुदेव द्वितीय, फिर प्रवरराज प्रथम, प्रवरराज द्वितीय। याद रहेगा। अब इसी में देखोगे तो ये जयराज, जयराज को याद रख लो। ये जयराज के 3 पुत्र,
जयराज के 3 पुत्र, एक तो सुदेवराज, फिर प्रवरराज, फिर व्याघ्रराज। सुदेवराज, प्रवरराज, इसको अलग कलर में करता हूं, समझाता हूं। यहां के बाद से वाली कहानी को समझाता हूं, यहां पर समझो, विशेष रूप से समझो, ठीक है। ये देखो, यहां के बाद से वाली कहानी को समझाता हूं। जयराज के 3 पुत्र, सुदेवराज, प्रवरराज और व्याघ्रराज, मतलब ये तीनों आपस में भाई। जयराज के बाद सुदेव बताया ना, तो ये जयराज का पुत्र है सुदेव, ठीक है। और सुदेव का पुत्र है दुर्ग, सुदेव का पुत्र है दुर्गराज, सुदेव का पुत्र दुर्गराज, ओके। फिर दुर्गराज का पुत्र है सुदेव द्वितीय, ओके। सुदेव का पुत्र दुर्गराज, दुर्गराज का सुदेव द्वितीय, और इसके बाद शासक बनते हैं प्रवरराज प्रथम। ये प्रवरराज प्रथम है, और प्रवरराज प्रथम के पुत्र प्रवरराज द्वितीय। इतना हुआ। इसके भाई भी आपका ये शासक नहीं बन पाया रहता है, व्याघ्रराज, लेकिन अपने क्षेत्र का संरक्षण करने का काम करता है ये व्याघ्रराज। प्रवरराज प्रथम सिरपुर का गवर्नर नियुक्त होता है। इसके बाद प्रवरराज द्वितीय इसका पुत्र शासन करेगा, शासक बनेगा। व्याघ्रराज इसी प्रवरराज प्रथम के समय में अपने भाई को, व्याघ्रराज को, अपने क्षेत्र के संरक्षण का कार्य सौंप देता है। तो इस तरीके से यहाँ की कहानी है। जयराज के 3 पुत्र, सुदेवराज, प्रवरराज, व्याघ्रराज। सुदेवराज के बाद देखो बेटा का, देखो पिता का बेटा ही अगला शासक होता है, यही क्रम था पहले राजा राठियों में, भाई का तो रोल नहीं था। इसी कारण सुदेवराज प्रथम के बाद दुर्गराज, दुर्गराज के बाद सुदेवराज द्वितीय। फिर इसके बाद शासक नहीं मिला तो इसका ये चाचा है ना, ठीक है, ये प्रवरराज प्रथम बना, और प्रवरराज के बाद इसका पुत्र प्रवरराज द्वितीय शासक बना, जो अंतिम शासक था। कोई दिक्कत? सनम के प्रसन्न मात्र से ही जय सुदेव दुर्ग सुदेव होने लगा। P1 P2, प्रवरराज प्रथम, प्रवरराज द्वितीय। कोई दिक्कत? समझ आया? अब हम लोग को समझना है, ठीक है। इसी में देखोगे तो ये देखिए, नरेंद्र का 2 ताम्रपत्र, एक तो कुरुद और एक आपका पीपरडुला। कुरुद आएगा और पीपरडुला आएगा, कुरुद और पीपरडुला। ये प्रवरराज द्वितीय, प्रवरराज द्वितीय। ठाकुर दिया को याद रख लेना। और आपका एक और देख लो, ठाकुर दिया के बाद मल्हार। ठाकुर दिया और मल्हार ताम्रपत्र, प्रवरराज द्वितीय। ये सुदेवराज का कौवाताल अभिलेख, कौवाताल ताम्रपत्र। कोई दिक्कत? सुदेवराज प्रथम का कौवाताल अभिलेख, इसको जान लो, ठीक है। तो इतना ये ताम्रपत्र। एक तो नरेंद्र का जानना है, कुरुद और पीपरडुला। कौवाताल अभिलेख सुदेव का, और प्रवरराज द्वितीय का अंतिम जान लेना है, ठाकुर दिया और मल्हार। इतना याद रहेगा। अगर इस क्रम में नहीं जानोगे तो इसी क्रम में इसको याद कर लेना। ये हो गया हमारा क्या? शासक। अब प्रमुख शासकों में देखेंगे तो समझना है। सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है? तो देखो, सबसे पहले हम लोग को देखना है सरबराज को। खत्म करते हैं जल्दी 10 मिनट में। सरबराज
इस वंश के वास्तविक संस्थापक या संस्थापक बोलो सीधा, संस्थापक, ठीक है, संस्थापक याद कर लो। साथ ही साथ देखोगे सरबराज के बारे में, तो सरबराज प्रवरसेन प्रथम के क्या रहे, सामंत थे। प्रवरराज प्रथम के, सॉरी प्रवरसेन ना, वकाटक वंश के प्रवरसेन, इसमें प्रवरराज था इस कारण वैसा हो गया। प्रवरसेन प्रथम के सामंत, याद रहेगा, प्रवरसेन प्रथम के सामंत रहे। सरबराज को जानना है, ओके, संस्थापक रहे और इन्होंने सरबपुरी वंश की स्थापना की। इसके बाद देखोगे तो इसी में एक अभिलेख आएगा, एरन अभिलेख, है ना। एरन अभिलेख में आपको पता चलेगा और कई जगहों में पता चलेगा, इन्होंने सिक्के जारी किए और इन्होंने सिक्के जो जारी किए तो सिक्के में प्राकृत भाषा में, आपके प्राकृत भाषा में लिखा गया था। तो प्राकृत के स्थान पर इन्होंने कौन सा भाषा अपनाया, संस्कृत भाषा अपनाया। कौन सा, संस्कृत भाषा अपनाया, इसको जान लेना है। एरन अभिलेख जानना है। इसके बाद सीधा देखोगे एरन अभिलेख किससे संबंधित है, जानते छो, किसका है जी, 510 ईस्वी भानुगुप्त। और इसी भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सरबराज सरबपुरी वंश का उल्लेख है। इसके बाद हमको जानना है इंपॉर्टेंट नरेंद्र, नरेंद्र को, ओके, नरेंद्र को जानना है। और नरेंद्र में इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो नरेंद्र था, इन्होंने एक उपाधि धारण किया था परम भागवत का। तो उपाधि तो याद रख लेना, परम भागवत, उपाधि परम भागवत। और परम भागवत उपाधि का उल्लेख मिलता है रावण प्लेट में, रावण प्लेट में, ओके, याद रख लेना। और इनके मैं बताया था नरेंद्र के दो ताम्रपत्र, दो ताम्रपत्र है ना, ताम्रपत्र जी, एक तो पीपरडुला अपने शासन काल के तीसरे वर्ष इसको जारी किया था। और एक आपका बताया था पीपरडुला के बाद कुरुद, कुरुद इसको 24वें वर्ष में जारी किया था। पीपरडुला और कुरुद पूछता है ना इस वर्ष को, शासन काल के तीसरे वर्ष में पीपरडुला और 24वें वर्ष में आपका देखोगे तो कुरुद ताम्रपत्र, कुरुद ताम्र याद करते चलना, कुरुद ताम्रपत्र। इन्होंने ही अपनी बहन है लोक प्रकाशा, अपनी बहन लोक प्रकाशा का विवाह, ठीक है, अपनी बहन लोक प्रकाशा का विवाह पांडु वंश के शासक मिलेंगे इंद्रबल, है ना, इंद्रबल पांडु वंश के शासक, उनके साथ करवाया था। लोक प्रकाशा का विवाह इंद्रबल के साथ, इंद्रबल पांडु वंश में देखेंगे, सिरपुर के पांडु वंश में इंद्रबल बहुत इंपॉर्टेंट शासक, उनके साथ विवाह हुआ। साथ ही साथ इन्होंने अपने ताम्रपत्र पर विजय स्कंदवाद कुरुद, विजय स्कंदवाद कुरुद व खड़गधारा जित भुवय का उल्लेख कराया ताम्रपत्र में, ठीक है। एक तो कुरुद के ताम्रपत्र से चलता है विजय स्कंदवाद, ठीक है, और खड़गधारा जित भुवय, याद रहेगा। खड़गधारा जित भुवय कहने का मतलब है
तलवार की धार से विश्व को जीतने वाला। विजय स्कंदवाद कहने का मतलब है, ठीक है, विजय स्कंदवाद कुरुद कहने का मतलब है कि पहले युद्ध करके उस क्षेत्र को जीत लो, है ना, उसके बाद छोड़ दो, ठीक है। तो ये दोनों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो नरेंद्र के कॉपर प्लेट से मिलता है, ताम्रपत्र से मिलता है, ठीक है। नरेंद्र के ताम्रपत्र से विजय स्कंदवाद कुरुद और खड़गधारा जित भुवय का उल्लेख। खड़गधारा जित भुवय मतलब कहने का मतलब है तलवार की धार से विश्व को जीतने वाला, है ना। और दूसरा आप जानते छो, है ना, सैन्य अभियान या युद्ध के द्वारा विजय कर उन स्थानों पर क्या करना है? ताम्रपत्र जारी, मतलब जहां जहां जीतेगा वहां वहां ताम्रपत्र जारी करेगा। ये विजय धारा, ठीक है, इसको याद रख लेना है। तो ये नरेंद्र, उपाधि, ताम्रपत्र, ये दोनों चीजों को याद कर लेना। लोक प्रकाशा का इंद्रबल से विवाह, ये है लोक प्रकाशा का इंद्रबल से विवाह। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताइए, ठीक है। इसके बाद देखोगे तो महेंद्रादित्य सनम के स के बाद सनम, महेंद्रादित्य और क्रमादित्य, ये दोनों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं, कोई खास जानकारी नहीं, ठीक है, कोई खास बात नहीं। तो सनम के प्रसन्न मात्र से ही, क्या? प्रसन्न मात्र से। तो अगला शासक कौन होगा? प्रसन्न मात्र, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रसन्न मात्र से ही जय सुदेव दुर्ग सुदेव होने लगा। तो इसको देखेंगे प्रसन्न मात्र को। और प्रसन्न मात्र को हम लोग कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले इसी को प्रसन्न द्वितीय भी बोला जाता है। सबसे पहले इसकी राजधानी, और राजधानी देखोगे तो नाम के आधार पर प्रसन्नपुर, राजधानी प्रसन्नपुर। प्रसन्नपुर किसको बोला जाता है? मल्हार, बिलासपुर, ठीक है, मल्हार क्षेत्र, बिलासपुर, ओके, मल्हार क्षेत्र, बिलासपुर, प्रसन्न मात्र। इसके बाद इसके सिक्के देखना है, सिक्के, ठीक है। सिक्के देखोगे तो सिक्का में सोने के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के, स्वर्ण सिक्के। और इस स्वर्ण सिक्कों में देखोगे तो गरुड़, ठीक है, गरुड़ चक्रयुक्त, गरुड़ चक्रयुक्त सोने के सिक्के इन्होंने जारी किए, इसको जान लेना। गरुड़ चक्रयुक्त सोने के सिक्के जलाए और उसमें पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग किया। उन सिक्कों में क्या का? पेटिका शीर्ष लिपि। ये पेटिका शीर्ष लिपि को जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट। पेटिका शीर्ष लिपि, पेटिका शीर्ष लिपि कहने का मतलब है ना, पेटिका शीर्ष लिपि कहने का मतलब है एक तो प्रतीक, है ना, प्रतीक चिन्ह, है ना, प्रतीक चिन्ह। और आप देखोगे तो एक आपका चित्र, प्रतीक चिन्ह, जैसे कि ये हो गया, है ना, छोटा है, बड़ा है, बराबर, ये प्रतीक चिन्ह है मान लो, ठीक है, अल्प विराम, है ना, इस तरह प्रतीक और चित्र, ये दोनों के माध्यम से भाषा बनाना, ठीक है। किसी चीज को कैसे लिखोगे? प्रतीक और चिन्ह के रूप में लिखोगे, ठीक है, प्रतीक और चिन्ह के रूप में लिखोगे तो वो कहलाएगा पेटिका शीर्ष लिपि। इंपॉर्टेंट है। और ये पेटिका शीर्ष लिपि का प्रचलन किसके समय? तो प्रसन्न मात्र के समय, याद रहेगा।
साथ ही साथ इसके समय के सिक्के जो मिले तो देखोगे ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है ना जी। तो छत्तीसगढ़ के उड़ीसा कटक, और यहां पर महाराष्ट्र में चांदा, ठीक है, ऊपर में करना इसको, यहां में लिखे चांदा और कटक, यहां से इसके सिक्के मिले हैं। मतलब इसके साम्राज्य विस्तार को समझो आप, कहां से कहां है। तो जो सिक्के मिले हैं वो कटक से लेकर कहां, चांदा तक मिला है। यही इसके साम्राज्य विस्तार को भी बताता है। नहीं बताएगा, उसका सिक्का वहां घूमने थोड़ी न जाएगा, वहां भी उसका शासन रहा होगा तभी तो वहां से मिला है। तो इस कारण ये इसको भी जानना है। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, इतना जान गए। इसके बाद इसके 4 स्थापत्य, सिक्के जान गए, राजधानी स्थापत्य देखो। स्थापत्य में एक तो पातालेश्वरी मंदिर, डिडनेश्वरी मंदिर, मल्हार कही चतुर्भुजी मंदिर, और एक फेमस देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव। देवरानी जेठानी माना जाता है, जनश्रुति है कि इस वंश के 2 रानी जो आपस में देवरानी और जेठानी का संबंध रखते थे, उन्होंने तालागांव में इस मंदिर का निर्माण किया। देवरानी जेठानी, इसी देवरानी जेठानी मंदिर का गुप्त काल में भी उल्लेख होता है। कई जगह में गुप्त लोग बनाए ये माना जाता है गुप्त काल में, लेकिन वास्तविक में आपको सरबपुरी वंश लेना है क्योंकि इसका प्रमाण ज्यादा मिलता है। देवरानी जेठानी, मल्हार, डिडनेश्वरी, आपका चतुर्भुजी और पातालेश्वर, ये तीनों देखोगे तो मल्हार बिलासपुर में, तालागांव बिलासपुर, तो मल्हार का ये 4 मंदिर स्थापत्य के रूप में जानना है। कोई दिक्कत? 1 मिनट ना, कॉलर है ना, 1 मिनट बस। चलिए, हो गया। एक इम्पोर्टेंट कॉल था, रिसीव करना पड़ा, सॉरी, आप लोग को वेट करना पड़ रहा है ना। ठीक है, तो ये आपको जानना है प्रसन्नपुर राजधानी, स्वर्ण सिक्के, सिक्के कहाँ कहाँ से मिले, पेटिका शीर्ष लिपि का उल्लेख स्थापत्य के रूप में जानना है। साथ ही साथ इस प्रसन्न मात्र ने निडिला नदी, उस समय के लीलागर नदी ना, लीलागार नदी है जिसको क्या बोला जाता है, उसका प्राचीन नाम निडिला नदी है ना। निडिला नदी के किनारे ही एक शहर बसाया था प्रसन्नपुर। ओके, वही प्रसन्नपुर मल्हार कहलाया
वही बिलासपुर है। तो ये मल्हार प्रसन्नपुर शहर का निर्माण या शहर स्थापित कौन किया था? प्रसन्न मात्र ने किया था। स्वर्ण सिक्के कटक से चांदा, ये इंपॉर्टेंट है प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र, इसी को प्रसन्न द्वितीय भी बोला जाता है, याद रख लेना। नरेंद्र और प्रसन्न मात्र से ही यहाँ क्वेश्चन बनता है, इसको याद रख लेना। इसके बाद देखोगे तो प्रसन्नपुर के बाद, प्रसन्न मात्र के बाद देखो सनम के प्रसन्न मात्र से ही जय सुदेव, तो जयराज फिर सुदेवराज, तो अगला शासक हो जाएगा जयराज। कौन? जयराज। जयराज फिर सुदेवराज, है ना। तो मैं बताया जयराज के 3 पुत्र, है ना। जयराज के 3 पुत्र कौन कौन? सुदेवराज, प्रवरराज और व्याघ्रराज, है ना, व्याघ्रराज। अब सुदेवराज का पुत्र होता है अगला कौन? तो जय सुदेव, दुर्ग सुदेव, तो दुर्गराज। फिर इसका पुत्र होता है सुदेवराज द्वितीय, ये सुदेव प्रथम कहलाएगा। ये प्रवरराज प्रथम, फिर इसका पुत्र होगा प्रवरराज द्वितीय। इस तरीके से मैं बताया। अब देखोगे तो जयराज के 3 पुत्र, सुदेवराज, प्रवरराज प्रथम और व्याघ्रराज। अब जयराज इसी को बोला जाता है दुर्गराज, ठीक है। कई जगह में जयराज को ही दुर्गराज बोलेगा, मनमात्र भी बोलते हैं इसी को, मनमात्र, है ना, ठीक है। इसी को दुर्गराज प्रथम बोला जाता है। ओके, याद रख लेना। और ये दुर्गराज प्रथम नाम इसी को बोला गया है, इस कारण ये दुर्ग की स्थापना करेगा, दुर्ग शहर बसाएगा, दुर्ग शहर बसाएगा, ये आपको जानना है। क्या करेगा? दुर्ग शहर बसाएगा, दुर्गराज, ये आप लोग को जानना है, दुर्ग नामक शहर, ठीक है। इसके समय में एक इंपॉर्टेंट चीज और जानना है, इन्होंने एक गांव दान दिया था। ओके, एक गांव दान दिया था। इन्होंने भी गांव दान देने की परंपरा यहाँ भी, तो इन्होंने एक गांव दान दिया था, ठीक है। किसको? तो विष्णु स्वामी को, विष्णु स्वामी को एक गांव दान दिया था। ठीक है, ये जान लेना। और ये गजलक्ष्मी को मानते थे, गजलक्ष्मी को, मतलब वैष्णव धर्म से संबंधित, तो ये जयराज। इसके बाद देखोगे तो अगला कौन आएगा? सुदेवराज। सुदेवराज 3 चीज, दुर्ग, गांवदान और विष्णु आपका गजलक्ष्मी। अब देखेंगे हम लोग सुदेवराज। सुदेवराज, इसका भाई है प्रवरराज प्रथम और इसका भाई है व्याघ्रराज। सुदेवराज इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। क्यों? क्योंकि सुदेवराज के समय ही 8 ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए। कितने? 8 ताम्रपत्र, कापर प्लेट लेख प्राप्त हुए सुदेवराज के समय। सुदेवराज के समय में जितने भी ताम्रपत्र मिले, है ना, उन ताम्रपत्र में देखोगे तो चित्र था, चित्र नहीं था, लेखक का नाम था, शासक का नाम था, है ना, इन सब का नाम था, लेकिन चित्र का उल्लेख नहीं। ताम्रपत्र में तिथि, लेखक, शासक, इन सब का उल्लेख, लेकिन चित्र का उल्लेख नहीं। ओके, इसके अलावा देखोगे 8 ताम्रपत्र हो गया। इसके अलावा सुदेवराज के समय में इंपॉर्टेंट, इन्होंने पांडुवंश के शासक इंद्रबल, इंद्रबल को सर्वाधिकाराधिकर्ता घोषित कर दिया।
सर्वाधिकाराधिकर्ता, ओके, सर्वाधिकाराधिकर्ता घोषित कर दिया। किसको? इंद्रबल। इंद्रबल कौन? पांडुवंश का, यही पांडुवंश का इंद्रबल जो है प्रवरराज द्वितीय को हत्या करेगा, उसको मारेगा और पांडुवंश की स्थापना करेगा। कोई दिक्कत? तो ये आपको जानना है, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है। सर्वाधिकाराधिकर्ता किसको नियुक्त किया? ये इंद्रबल को। और इसी कारण सुदेवराज का एक ताम्रपत्र हम लोग शुरू में ही देख चुके हैं, सुदेवराज का कौवा ताल ताम्रपत्र। और इस घटना का उल्लेख किसमें है? कौवा ताल ताम्रपत्र में। इसमें एक छोटा सा और जोड़ लो, इसी सुदेवराज को हराने का कोशिश करेगा भीमसेन, ओके। भीमसेन द्वितीय इस समय आक्रमण करता है, आक्रमण करेगा भीमसेन द्वितीय, इसको याद रख लेना, ठीक है। तो ये हो गया सुदेवराज। कौवा ताल अभिलेख में इंद्रबल का उल्लेख, 8 ताम्रपत्र, सब ताम्रपत्र में तिथि, लेखक, शासक इस सब का उल्लेख था, लेकिन चित्र का उल्लेख नहीं है। इसी क्वेश्चन बनाता है, सर्वाधिकाराधिकर्ता को पूछता है, कौवा ताल ताम्रपत्र को पूछता है। इसके बाद जय सुदेव, फिर जय सुदेव के बाद जयराज सुदेवराज हो गया ना, दुर्ग सुदेव, तो दुर्ग राज याद रख लो, और ये दुर्गराज द्वितीय है, दुर्गराज। जय सुदेव, दुर्ग सुदेव, दुर्गराज का भाई कौन? व्याघ्रराज, है ना, ठीक है, सॉरी, दुर्गराज का चाचा व्याघ्रराज, है ना। तो जय सुदेव, दुर्ग सुदेव, इसको जान लेना है, ओके। तो दुर्गराज के बारे में कोई खास नहीं, याद रख ले। इसके बाद मिलेगा प्रवरराज प्रथम, और प्रवरराज प्रथम के समय आपका देखोगे तो ये पांडुवंश के लोग, ठीक है, ये प्रवरराज प्रथम है ना, प्रवरराज प्रथम के समय देखोगे तो पांडुवंश, और पांडुवंश के समय में एक शासक होंगे सूरबल, सूरबल, ठीक है। प्रवरराज प्रथम के समय पांडुवंश के शासक होंगे सूरबल, और ये सूरबल इस समय आक्रमण करेंगे, ठीक है, आक्रमण। अभी देखो पांडुवंश उस समय स्थापित नहीं हुआ था, ठीक, ऐसे ही चल रहा था, है ना। और सूरबल, क्योंकि इंद्रबल के बेटे हैं, इंद्रबल के 4 बेटे सूरबल, है ना, उसमें से एक सूरबल इस पर आक्रमण करेंगे। इसके आक्रमण करके इस क्षेत्र को कुछ समय के लिए जीत लेता है, फिर प्रवरराज प्रथम उसको हराकर पुनः जीत लेगा, और पुनः जीत करके व्याघ्रराज अपना भाई व्याघ्रराज को संरक्षण के लिए यहाँ पर क्या कर देगा? रख देगा। प्रवरराज शासक बनने से पहले सिरपुर का गवर्नर था, सिरपुर का गवर्नर, है ना, सिरपुर का गवर्नर, इसको याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद अंतिम में देखोगे तो प्रवरराज द्वितीय, प्रवरराज द्वितीय के 2 ताम्रपत्र हुए, क्या क्या? ठाकुर दिया और मल्हार, और ये एक अंतिम शासक थे, इसको याद कर लो, अंतिम शासक थे, इसको याद कर लो। तो ये हो गया आपका सरबपुर डायनेस्टी कंप्लीट। इसके बाद सरबपुर डायनेस्टी के थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे तो थोड़ा सा हम लोग को जानना है, इस समय शासक के अंतर्गत राज्य था, राज्य के अंतर्गत देखोगे तो राष्ट्र, जिसको संभाग कहा जाता था, राष्ट्र के अंतर्गत देखोगे तो भोग, और भोग के अंतर्गत देखोगे तो उनकी छोटी भुक्ति,
ठीक है। और भुक्ति के नीचे देखोगे तो आहार आहार, और आहार के नीचे देखोगे तो सबसे छोटी इकाई ग्राम था, है ना। सबसे छोटी इकाई गांव ग्राम, और भुक्ति के अंतर्गत ये गांव आता था, और इसी में भुक्ति के अंतर्गत आने वाले गांव को कहीं कहीं पर दान दिया गया है, इसको जान लेना। ठीक है, दान दिया गया है ना, विष्णु स्वामी को हुआ है ना दान, तो इसको जान लो। ठीक है, तो ये हो गया प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में। यहाँ पर शासक राजा राज्य पर शासन करेगा। ठीक, तो सनम के प्रसन्न मात्र से ही जय सुदेव दुर्ग सुदेव होने लगा। सनम सरबराज, इसमें इंपॉर्टेंट है सरबराज नरेंद्र आपका प्रसन्न मात्र, ओके। इसके बाद सुदेवराज, है ना। इसके बाद दुर्गराज प्रवरराज, ये 5-6 को जान लो। बाकी तो ऐसी छोटा छोटा चीज है जिसमें इंपॉर्टेंट ये 3, सनम, है ना, प्रसन्न मात्र, ओके। कोई दिक्कत? तो इतना याद रख लेना। वैष्णव धर्म को ये लोग मानते थे क्योंकि गजलक्ष्मी का बहुत जगह में उल्लेख था, है ना। इसको भी याद कर लेना। इनकी राजधानी सरबपुर, सरब वंश का, इसके समय में उपाधि को याद रख लेना। ठीक है, इन सब को याद करते चलना है। कोई दिक्कत? तो ये है हमारा सरबपुरी वंश। इसके बाद हम लोग को क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत शैल वंश देखना है, सोमवंश देखना है। मेनली सोमवंश, सोमवंश को 4 जगह में हम लोग देखेंगे। एक तो मैकल रीजन में, एक आपका देखोगे सिरपुर रीजन में, एक कलिंग रीजन में, कलिंग आपका उड़ीसा, और एक कांकेर रीजन में। तो ये 4 जगह में मैकल के 4 शाखा बनाते हुए इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको शैल वंश को भी थोड़ा सा देखेंगे। तो ये 4 शाखा और शैल वंश, इसको देखेंगे। फिर एक दिन हम लोग देखेंगे बाण, ये सब। तो 2 क्लास और जाएगा। 2 क्लास में हम लोग इसको छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज का ये क्लास उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा, याद हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, फिर आगे बढ़ेंगे शैल वंश, फिर सोमवंश की ये 4 शाखा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।